स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। इसमें टोटल आपको 14 फंक्शन बताए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 10 फंक्शन लास्ट लेक्चर्स तक पढ़ा चुका हूं। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन नंबर 11, जिसका नाम है सेल्स। मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसका अगर हम डेवलपमेंट देखें तो वो प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग और उसके बाद 4th स्टेप में आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। तो पहले के टाइम पे मार्केटिंग को सेलिंग ही माना जाता था, लेकिन जब थोड़ा सा एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ तो उसके होने से कंपनीज़ को ये रियलाइज़ हो गया कि भाई मार्केटिंग थोड़ा बड़ा टास्क है, अच्छा काम है, जिसके अंदर एक लंबी प्रोसेस चलती है और सेल्स इसका एक क्या है, पार्ट है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर जो फंक्शंस किए जाते हैं उनमें आता है आपका सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट by exchange with कस्टमर। यानी कि कस्टमर के साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको किसी एक्सचेंज के बदले। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा उसके बदले में? उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये एक्सचेंज है उस प्रोडक्ट का जिसके बदले में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो ऑथोरिटी है, प्रोडक्ट की जो ऑथोरिटी है, वो अभी रिटेलर से कहाँ आ जाएगी? कस्टमर के पास आ जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्स। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सेल्स फंक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है। और इसमें कंपनी क्या करती है? इसमें कंपनी सेल प्लानिंग करती है, सेल्स प्लानिंग। ठीक है, इसके अलावा आप करोगे सेल्समैन अपॉइंटमेंट। इसके अलावा क्या करोगे आप? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग टर्म्स। इसके अलावा क्या करोगे? पब्लिकेशन ऑफ प्राइस लिस्ट। तो ये वो काम है जो सेल्स फंक्शन के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे, जिसमें पहला है विक्रय के बारे में योजना बनाना, दूसरा है बहुत सारे विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करना, तीसरा है विक्रय शर्तों का निर्धारण करना। देखो क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफ़र करती है कस्टमर के लिए, तो उसके साथ कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी रखती है। तो वो टर्म्स और कंडीशन आपकी सेलिंग फंक्शन के अंदर ही रखी जाएंगी। और एक होता है पब्लिकेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, कि जो आपकी प्राइस लिस्ट है, जो आपकी मूल्य सूची है, उसको प्रकाशित करना, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी वैरायटीज़ के क्या मूल्य हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल्स फंक्शन था। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को परिवहन कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटिंग होता है वो रिलेट करता है किससे, कि जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, हम फ्लो कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। कहाँ से? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर साइड तक। और कंज्यूमर साइड तक पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिएगी? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिएगी। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करने से आपकी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। देखो ये चीज़ हमको 11 से ही आती है। मैंने आपको बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 तरह की यूटिलिटीज़ को क्रिएट करवाया था, जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड ऑथोरिटी यूटिलिटी। तो जो आपकी प्लेस यूटिलिटी है उसको क्रिएट किससे किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही कुछ आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम टी की बात करें, चाय की, तो चाय जो है वो मोस्टली आसाम, पश्चिम बंगाल,
इन स्टेट्स में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पर इनका जो कंजप्शन है वो उतना नहीं है जितना प्रोडक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो कंपनी है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के द्वारा उस एक्सेस प्रोडक्शन को, उस आधिक्य चाय के उत्पादन को उन क्षेत्रों तक पहुंचाएगी जहां पर उनका कोई प्रोडक्शन नहीं है और वहां के लोगों में उस चीज़ की क्या है, डिमांड है। तो ऐसा करने से जो आपका एक्सेस प्रोडक्शन है, जो आधिक्य उत्पादन है, उसको एक अच्छा प्लेस मिल जाएगा और आपकी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपका किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन नंबर 13, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसे हिंदी में भंडारण या संग्रहण कहा जाता है। भंडारण या संग्रहण क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने और उसके बेचने के बीच में एक टाइम इंटरवल होता है। भाई जैसे माने हम कि जैसे ही आपका विंटर सीज़न आएगा, विंटर सीज़न, तो विंटर सीज़न के अंदर आपके जो गर्म कपड़े हैं, वूलन क्लॉथ्स, उनकी सेल जो है वो बढ़ेगी। तो माना कि वो सीज़न आपका स्टार्ट होने वाला है नवंबर से। अब नवंबर से सीज़न स्टार्ट होगा तो क्या प्रोडक्शन भी उसी समय किया जाए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर उस समय प्रोडक्शन करेंगे तो कस्टमर को उस समय हम आइटम सप्लाई कैसे करेंगे? तो इसलिए हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया पहले से ही। अब मई जून जुलाई में क्या कर रहे हैं, विंटर सीज़न के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उस 5-6 महीने के टाइम पीरियड में जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है। भाई अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, अभी हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आएंगी मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस टाइम ड्यूरेशन में उन प्रोडक्ट्स को बनाकर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, एक स्टोरेज प्लेस पे क्या करेगा, उनको स्टोर कर देगा और ऐसा स्टोरेज उस प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, वेयर हाउसिंग से कौन सी टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है समय उपयोगिता, और ऐसी उपयोगिता समय के बारे में केवल भंडार ही दे सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मोस्टली जो आपके, अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कोई फिक्स सीज़न में ही आते हैं या प्रोडक्शन होता है। जैसे गेहूं की पैदावार का अपना एक सीज़न होता है, जैसे बाजरे की पैदावार का एक सीज़न है, दालों की पैदावार का एक सीज़न है, लेकिन हम इनको 12 महीने 364 दिन काम में लेते हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका जब प्रोडक्शन कर दिया जाता है तो फिक्स टाइम तक जब इनका कंजप्शन किया जाएगा तब तक के लिए हम क्या कर देते हैं, इनको स्टोर कर देते हैं। और ऐसा स्टोरेज क्या होता है, आपको फिक्स टाइम पीरियड पर उतने ही माल की सप्लाई दे देगा जितना आप मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन नंबर 14 पर। फाइनेंशियल फैसिलिटी, इसको बोलते हैं वित्तीय सहायता। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल फैसिलिटी भी क्या होती है, ज़रूरी होती है। और फाइनेंशियल फैसिलिटी के लिए हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल फैसिलिटी आपको क्यों चाहिए, वो चाहिए आपको इसके लिए कि मेरे मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं उन सारे के सारे फंक्शंस को कैसे परफॉर्म किया जाए। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी कस्टमर्स को कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटी देगी, नो। जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग करने के लिए आपको ढेर सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, आपको अच्छे पैकेजेस लेने हैं, उन पे अच्छे लेवल्स लगाने हैं, आपको मार्केट सर्वे करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो इन सब में आपका काफ़ी अच्छा बजट खर्च होने वाला है। तो इस बजट के लिए आप किसको बोलोगे? आप बोलोगे टॉप मैनेजर्स को, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए हैं। और वो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, बैंक लोन के माध्यम से या और कोई सोर्सेज जिनसे वो फाइनेंस रेज कर सकता है उनसे फाइनेंस लेगा। दूसरा, आपको माल को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज वगैरह भी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप लीज फाइनेंस से क्या करोगे, कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ को किराए पर लोगे। और ऐसा करने से जो आपकी रिक्वायरमेंट है बजट की वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ध्यान रखना है आपको, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम
अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी नीड्स हैं उन सबको पूरा करना भी होता है। ये फाइनेंशियल नीड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्सेप्टेंस के बाद ही पूरी की जाती हैं, जिसमें हम बैंकों से लोन ले सकते हैं या जो फिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उन्हें लीज़ पर लिया जा सकता है। ऐसा करने से जो मार्केट का मैनेजमेंट है वो कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैं वो आपके लास्ट 14 नंबर के हमने पढ़ लिए हैं और इस तरह से आपका ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगली बातें। थैंक यू।